both the market will be in equilibrium. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, and what is the formula of your IS equation in terms of y? IS की equation in terms of y क्या होती है? 1 upon h ky minus m bar upon p bar. नहीं, वो ln की बता दिया आपने i की टर्म्स में. y की इक्वेशन होती है, सर वो is की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y होती है अल्फा g बार इनटू a बार माइनस bi. हाँ, ये होती है. ठीक है. अब ये आपकी इक्वेशन होती है. ठीक है. नाउ गिव मी अ मिनट. Give me a minute. Okay, here it is. Okay. Suppose now suppose your rate of interest, suppose your investment increase, suppose your investment change. So investment is a part of goods market or money market. Suppose your investment change. When I say investment, it is a part of goods market. और अगर suppose आपकी investment बढ़ी, suppose your autonomous investment increase. तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो आपका एडी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा. एडी कर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा. यस. नहीं, बताओ. अगर आपकी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो एडी आसान शब्दों में सी प्लस आई प्लस जी होता है एग्री सेक्टर में. तो अगर आई बढ़ेगा तो पूरा का पूरा एडी बढ़ जाएगा. Yes, sir. और अगर एडी बढ़ जाएगा तो योर आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड. Yes, sir. मैं बताता हूँ एक मिनट. वाई और आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड मैं एक बार दिखाता हूँ, कोई बात नहीं. पहले मैं इतना बता देता हूँ. योर आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड. सो व्हेन योर आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, तो योर न्यू आईएस बिकम दिस. This was your initial IS and this was your new IS. So when your investment increase, your AD increase. When your AD increase, your IS curve shift rightward. And your new equilibrium is attained at this point where your new rate of interest is this much and new output level is this much. इंटरेस्ट रेट भी बढ़ गया और इन्वेस्टमेंट बढ़ गया. आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड एंड व्हेन आईएस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड योर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एंड योर इनकम आउटपुट लेवल इंक्रीज. मैं डिटेल में कराऊंगा. ये यहाँ ना बहुत ही छोटे लेवल पे दिया हुआ है. मैं इसलिए भी देख रहा था. नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है. ठीक है अभी. ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये इजी इम्पैक्ट है. पहले मैं एक चीज दिखा देता हूँ. पहले मैं एक दो चीजें बता देता हूँ, फिर मैं ऊपर आपको क्रॉस चेक कराऊंगा. आपको इसमें एक चीज दिखाता हूँ, ये हम आगे देखेंगे. जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ा. एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो आईएस शिफ्ट कितना हुआ? आईएस शिफ्ट पता है एक्चुअली इस यहाँ पे थे हम. इन्वेस्टमेंट बढ़ने से आईएस में इतनी शिफ्टिंग हुई. देखो आईएस ऐसे शिफ्ट हो रहा है ना, ये शिफ्ट हो रहा है ना, तो आईएस इतना शिफ्ट हो रहा है. तो आपके आईएस इतना शिफ्ट हुआ था तो आपके आउटपुट में इतना चेंज आना चाहिए था. जितना ये मैंने ब्लैक पेन से मार्क किया है, इतना चेंज आना चाहिए था. और ये चेंज कितना है? पता है कितना चेंज है? यहाँ चेंज इन्होंने लिखा हुआ है अल्फा जी बार. ये चेंज आना चाहिए था अल्फा जी बार डेल्टा आई बार. अल्फा जी बार प्लस डेल्टा इंटू डेल्टा आई बार. कितना चेंज आना चाहिए था? इतना आना चाहिए था आउटपुट में.
आउटपुट में एक्चुअली इतना चेंज आना चाहिए था, बट आया इतना है। विक्रम मिश्रा टाइम देख लो भैया कितना हो रहा है। विक्रम मिश्रा टाइम क्या हो रहा है? 12:05 को मैंने एक बार ऐप खोला था, तो उस समय लिंक में आई थी, तो थोड़ी देर हो गया। बस हमारी गलती है ना, वो बता देना अपने, ये सर आपकी गलती है। नहीं सर, वो लिंक थोड़ी देर बाद में मिली। इन्वेस्टमेंट में चेंज इतना आया, एडी में चेंज इतना आया, आईएस में चेंज इतना आया, बट अल्टीमेटली आउटपुट में देखे ना तो आउटपुट इतना से ही बढ़ा, रेदर देन इतना बढ़ना चाहिए था। पहले मैं एक दो चीजें बताता हूँ अभी। सर आपको कैसे पता लगा ये इतना है? ध्यान से देखिए, आपकी आईएस की इक्वेशन अल्फा जी बार ए बार माइनस का बी आई होता है। मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू आई बार, क्योंकि आपके आउटपुट में जो चेंज आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट में चेंज आ रहा है। तो डेल वाई अपॉन में डेल आई बार, ये हो जाएगा अल्फा जी बार। पहले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, let me write it this way. Let me write in this way. Alpha G bar A bar minus alpha G bar BI. ठीक है. When I differentiate this equation with respect to I किसका पार्ट होगा? इस A बार का, इस A बार का पार्ट होगा। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1, इसका डेरिवेटिव हो गया 1, तो ये आ गया अल्फा जी बार इंटू 1 माइनस इसका डेरिवेटिव कितना हो गया? 0। तो डेल वाई इक्वल्स टू अल्फा जी बार डी आई बार। हाँ है ना? यस सर। बात समझ में आई? बहुत आसान सी भाषा में है, मैंने इक्वेशन वाइज समझा दिया कि इन आउटपुट में इतना चेंज आना चाहिए था, आउटपुट में इतना चेंज आना चाहिए था। ये आसान सी भाषा में समझने की जरूरत है। कितना आउटपुट में चेंज आना चाहिए था? जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया, एक तो उतना ही आएगा। मान लो इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए से बढ़ी, एक तो उतना चेंज आना चाहिए था, प्लस इन्वेस्टमेंट जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई भी तो होगी। ये क्या होता था हमारा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग मल्टीप्लायर, या मल्टीप्लायर होता था, ये सिंपली मल्टीप्लायर होता था। तो आपकी इनकम में कितना चेंज आएगा? जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज आया इनटू जितना वो मल्टीप्लाई होगा। होता ना मल्टीप्लायर इफेक्ट? हाँ सर। हाँ, तो लेकिन ये इतना चेंज आना चाहिए था। पर हम आगे देखेंगे कि चेंज एक्चुअली इतना आया ना कि इतना आया। इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट होगी थोड़ी सी। ये इतना क्राउड आउट हो गया, इतना कहाँ गया, तो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे यही गिवन है। फिर बहरहाल क्या गिवन है कि this diagram show the effect of increase in the rate of autonomous investment. ठीक है, such increase raises autonomous spending, A बार बढ़ जाएगा। ठीक है, therefore shift IS curve राइट में चले जाएगा। that result in rise of level of income and increase in rate of interest रेट भी बढ़ गया और ये बढ़ गया। और इसकी वजह से राइट में कितना जाएगा? IS कर्व शिफ्ट द राइट बाय द अमाउंट दिस मच, इतना चेंज हुआ। IS कर्व राइट में कितना शिफ्ट हुआ? इतना चेंज हुआ। ठीक है, बट हम देखेंगे कि अल्टीमेटली हमारा आउटपुट उतना इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये हम देखेंगे। यस और नो? अभी बस आपको ये समझना है कि अगर आपकी ऑटोनोमस स्पेंडिंग में चेंज आया, आई में चेंज आया, तो आई में चेंज आने से आपके आईएस में चेंज आएगा, और अगर आपके आईएस में चेंज आया तो आईएस में चेंज आने से आपके आई और वाई में चेंज आएगा। हाँ या ना? बाकी बातें इससे डिटेल में करेंगे अब इसके चैप्टर में। मतलब बेसिकली इस चैप्टर का मेरा पर्पस था आईएस कर्व क्या होता है, आईएस कर्व को ड्राइव करना, वो राइट में कब शिफ्ट होता है, लेफ्ट में कब शिफ्ट होता है। एलएम कर्व क्या होता है, एलएम कर्व को ड्राइव करना, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है,
वो राइट में कब शिफ्ट होगा, लेफ्ट में कब शिफ्ट होगा, ये सब कम करना मेरा पर्पस था। ये मैंने करा दिया ना इस चैप्टर में मेन, और इन दोनों का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। इतनी बातें क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है, अब आगे चलता हूं, है ना। ये एडी कर्व को ड्राइव करना भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, बट मैं पहले ये एलएम क्यों शिफ्ट होता है, पहले वो सब चीजें सिखा दूं मैं आपको। जब मेरा ये हो जाएगा तब मैं आगे चलूंगा, ठीक है। ये एडी कर्व बहुत बड़ी बात नहीं है ड्राइव करना, डोंट वरी। पहले मैं अब इससे मतलब मैंने आपको बस एक टॉपिक नहीं पढ़ाया, डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व अभी तक, ठीक है। बाकी मेरा चैप्टर नंबर 10 ओवर हो गया। ये जो शिफ्टिंग वगैरह वाला पार्ट है, अब कराऊंगा मैं डिटेल में तुम्हें मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के अंदर, ठीक है। अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ आईएस एंड एलएम कर्व, ठीक है। So let's start the derivation, the effect of monetary and fiscal policy with the help in the economy with the help of IS and LM. ठीक है, shall we start? Yes sir. Done. ध्यान सुनो, आप अपने कुछ पेपर्स ढूंढ लेना पास्ट ईयर्स सिलेबस के रिगार्डिंग। किसी बच्चे ने पास्ट ईयर्स ढूंढे अपने? नहीं ढूंढे या नहीं? नो सर। नहीं ढूंढना तो आपको पता लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। यू शुड हैव एन आइडिया कि मुझे अपनी प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। चलिए, यूनिट 1 का चैप्टर 10 हो गया है, 11 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दो तरह की पॉलिसी? अच्छा हाँ, एक बार एक चीज देख लो, एक चीज समझ लो, एक चीज समझ लो। ये आप एक बार इस पे आ जाओ एक बार दोबारा। तो एक होती है गुड्स मार्केट जिसमें हम एडी की बात करते हैं और इससे आईएस ड्राइव होता है, डन। एक होता है एसेट मार्केट जिसमें हम मनी डिमांड और मनी सप्लाई की बात करते हैं और इससे एलएम का ड्राइव होता है। क्योंकि इसमें मनी की बात हो रही है, इसमें मनी की बात हो रही है, तो मनी की बात हो रही है तो इसमें मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट पड़ेगा। इसमें क्योंकि आईएस कर्व की बात हो रही है, गुड्स की बात हो रही है, तो इसमें फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इन दोनों से मिलके डिसाइड होता है इंटरेस्ट रेट। हाँ, मेनली वैसे वो मनी मार्केट से आता है, और जो मनी मार्केट से इंटरेस्ट रेट आएगा उससे हमारी गुड्स मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ेगा हम वो देखेंगे। बहरहाल ये आप देखने वाले हैं, अभी मैं भी करा देता हूँ तब आपको पता लगेगा। चैप्टर नंबर 11, लेट्स बिगिन विद मॉनेटरी पॉलिसी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मॉनेटरी पॉलिसी? What do you understand by monetary policy? Can anyone tell me? क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? बताओ, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मालूम नहीं है सर। अरे, the policy related to money. Monetary policy. The policy related to money is known as monetary policy, and it is governed by whom? Central Bank, in our case RBI. Central Bank of any country, that is RBI in our case. Whereas fiscal policy is the policy related to taxes and expenditure of government, taxes and expenditure by government, and it is governed by गवर्नमेंट, ठीक है।
So let's begin the effect of monetary and fiscal policy. ये हमारा पिछले चैप्टर में हमने ग्राफ सीखा था, ये तो सबको क्लियर है. This is my simultaneous equilibrium. This is the rate of interest and output such that goods and money market is simultaneously in equilibrium. Huh? Yes. Now. Yes, sir. Now look at the effect of monetary policy on with the help of IS and LM curve. सर आप म्यूट हो गए. ओके, सॉरी. इम्पैक्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हम देख रहे हैं. इसमें दो केस हैं. मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई, और जब मनी सप्लाई बोलता हूं तो कौन सी मनी सप्लाई होती है? रियल मनी सप्लाई. विच इज दिस? रियल मनी सप्लाई. हाँ है ना? यस सर. और मैं इसके दो केस बताऊंगा. एक मनी सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई, और एक केस में आपकी मनी सप्लाई क्या हो गई? डिक्रीज हो गई. मैं इंक्रीज का केस कराऊंगा, आप डिक्रीज का केस करेंगे. मनी सप्लाई जब इंक्रीज हो जाती है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई का एक्सपेंशन. क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन. और जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी उसको बोलेंगे मनी सप्लाई का कॉन्ट्रैक्शन. तो मैं आपको एक्सपेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी समझा रहा हूं, आप कॉन्ट्रैक्शन इन मॉनेटरी सप्लाई करेंगे. ठीक है, गिव मी अ मिनट. ओके, expansion of monetary policy and contraction of monetary policy. No. Okay, this is your rate of interest output. This is your LM curve which affect by money supply. So it has component. मनी सप्लाई से फर्क पड़ता है तो उसमें मैंने M by P लिख दिया. And this is your IS curve, जहां IS LM से मिला, वो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट I1 था और इक्विलिब्रियम आउटपुट Y1 था. ठीक है, ये मेरा E1 पॉइंट था. यहां तक किसी कोई दिक्कत? नो सर. अभी तक तो हेडिंग ही लिखी है. बेसिकली मैं करा रहा हूं आपको कौन सा केस? एक्सपेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी.
मैं आपको एक्सपेंशन इन मॉनेटरी पॉलिसी करा रहा हूं। ठीक है, अब हुआ क्या बच्चों हुआ क्या कि मनी सप्लाई बढ़ गई, इंक्रीज इन रियल मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई। ठीक है, रियल मनी सप्लाई, या आई शुड राइट रियल मनी सप्लाई कैसे इंक्रीज हुई? आरबीआई ने इकोनॉमी में मनी की सप्लाई बढ़ा दी, इंक्रीज इन नॉमिनल मनी सप्लाई। नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ी तो रियल मनी सप्लाई बढ़ी। कैसे बढ़ी? सपोज करो मनी सप्लाई आरबीआई ने 2M कर दी, M से 2M कर दी। पहले मनी सप्लाई सपोजिंगली M बार हुआ करती थी, अब 2M बार होगी। ठीक है, तो रियल मनी सप्लाई कितनी हो गई? पहले M बार अपॉन में P बार थी, अब 2M बार अपॉन में P बार हो गई। जब नॉमिनल मनी सप्लाई बढ़ी तो क्या बढ़ गई? रियल मनी सप्लाई बढ़ गई। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर, ठीक है सर। अब सोचो, ध्यान से सोचो, क्या हुआ होगा? एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंस मनी सप्लाई इंक्रीज, तो मनी सप्लाई बिकम ग्रेटर देन मनी डिमांड। मनी सप्लाई ज्यादा हो गई मनी डिमांड से, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई ज्यादा हो गई तो हम इसको क्या बोलेंगे? एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी। एक्सेस सप्लाई बोलेंगे। एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगी, अगर इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज्यादा होगी तो इकोनॉमी में मनी है। आपके पास भी ज्यादा पैसा, मेरे पास भी ज्यादा पैसा, आपके पास भी ज्यादा पैसा, मेरे पास भी ज्यादा पैसा। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी है तो हम बॉन्ड्स को परचेज करेंगे। प्लीज ये ध्यान सुनना, परचेज ऑफ बॉन्ड्स विल इंक्रीज। ध्यान सुनना जो मैं बात बताना चाह रहा हूं बच्चों। एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाँ जी। अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना, हमेशा बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमेशा याद रखेंगे, बॉन्ड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसे? ध्यान सुनना। सपोज देयर इज अ बॉन्ड ऑफ ₹100 एंड वो आपको 10 रुपए की रिटर्न देता था, वो आपको रिटर्न देता था 10 रुपए की। सपोज एक बॉन्ड है जो 100 रुपए का है, वो आपको 10 रुपए की रिटर्न देता था। 10 रुपए की रिटर्न कब देता होगा? जब उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%। जब एक बॉन्ड पे 10% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था तो 100 का 10% निकाला तो कितने रुपए रिटर्न मिला आपको? 10। अब सपोज करो बॉन्ड प्राइस है, बॉन्ड प्राइस सपोज करो मार्केट में बॉन्ड के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, बॉन्ड के प्राइस बिकम 200, बॉन्ड 200 रुपए का हो गया। 100 वाला बॉन्ड कितने का हो गया? 200 रुपए का हो गया। जब 100 वाला बॉन्ड 200 रुपए का हो गया, जब 100 वाला बॉन्ड 200 रुपए का हो गया, और अगर अभी भी हमें 10 रिटर्न ही चाहिए, रिटर्न 10 ही चाहिए, तो बॉन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चाहिए? 5%। तो जब बॉन्ड के प्राइस बढ़े, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? कम हो गया। कब? सिमिलरली सपोज करो बॉन्ड आपका 50 रुपए का हो जाता,
बॉन्ड आपका 50 रुपए का हो गया। जब बॉन्ड 50 रुपए का हो गया और अब अगर आपको अब 10 रुपए रिटर्न चाहिए तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 20%। 20%। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट there is a negative relationship between bond price and rate of interest. There always a negative relationship between bond price and rate of interest. Sir, what is bond? Bond is just a paper, a piece of paper, which shows you that you invested some money in some company. आपने किसी कंपनी में कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, उसका प्रूफ होता है वो बॉन्ड पेपर। तो बॉन्ड एक इन्वेस्टमेंट है, किसमें? मनी मार्केट में। अगर आप अपना पैसा बॉन्ड में डालते हो, मतलब आपने किसी कंपनी के बॉन्ड खरीदे हुए हैं, तो बेसिक सा मतलब होता है आपने उस कंपनी को उधार दिया हुआ, ठीक है, और उस उधार का प्रूफ वो बॉन्ड है। बहुत आसान सरल शब्दों में बता रहा हूं मैं आपको। तो बॉन्ड इज योर इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट। हाँ सर, हम ये जो 10 रुपए रिटर्न रखे हैं तो उसको फिक्स क्यों किया है सर? यही समझ बच्चे, एक चीज को हमें फिक्स रखना पड़ेगा ना समझने के लिए। जब भी हम एक चीज को वेरिएबल, हाँ, तो व्हेन बॉन्ड प्राइस इंक्रीज फॉर अ गिवन रिटर्न, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज। हाँ या ना? तो जब इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई हो जाएगी, जब इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई हो जाएगी तो हम बॉन्ड्स को परचेज करेंगे, ठीक है। जब बॉन्ड्स को परचेज करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा, हमारे पास पैसा होगा तो हम उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है अभी, तो हम किस में इन्वेस्ट कर देंगे? बॉन्ड में। जब बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे, परचेज ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएगा, तो मार्केट में बॉन्ड के प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। जब बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि परचेज ऑफ बॉन्ड मतलब एक्सेस डिमांड होगी बॉन्ड्स की, बॉन्ड्स को लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं। जब बॉन्ड्स को डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, बॉन्ड के प्राइस बढ़ेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्रीज, and rate of interest will decrease till your money market is again in equilibrium. Till your money market is in equilibrium, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। हाँ या ना? हाँ सर। तो ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। मनी सप्लाई बढ़ी, एलएम कर राइटवर्ड चले गया। एलएम का राइटवर्ड हो गया। दिस बिकम, क्यों हुआ ये? क्योंकि ये हुआ, मनी सप्लाई एम बार से टू एम बार हो गई, ठीक है। और ऐसा करने से क्या हुए, आपकी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो गई, ठीक है। अब आप इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गए हैं समवेयर, मेरे पर नोटेशन दी हुई है तो वही यूज कर लेता हूँ। अरे आई नोट बोला हुआ है, ठीक है, आई नोट ई, ठीक है, इसको ई बोला हुआ है, इसको E1 बोला हुआ है, इसको आई नोट बोला हुआ है, इसको वाई नोट बोला हुआ है। बच्चों देखो, ध्यान से देखना, जब मनी सप्लाई बढ़ी थी तो रियल मनी सप्लाई बढ़ी थी, रियल मनी सप्लाई कर्व बढ़ा था तो एलएम शिफ्ट हो गया था, एलएम शिफ्ट हुआ था राइटवर्ड, ये एलएम शिफ्ट हो गया था आपका राइटवर्ड, ठीक है। तो एक्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी सप्लाई मनी डिमांड वाले ग्राफ में विजुअलाइज करो, तो एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी हो गई थी। जब पैसे की सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा हो गया तो हमने उसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, जब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया तो इकोनॉमी में बॉन्ड के प्राइस बढ़ने लगे, जब बॉन्ड के प्राइस बढ़ने लगे तो बॉन्ड प्राइस और रेट ऑफ इंटरेस्ट में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? कम हो गया। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कब तक कम होता रहेगा? जब तक इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती। कौन सी इकोनॉमी? मनी मार्केट वाली। तो मनी मार्केट से हम राइटवर्ड जाते जाते वापस एलएम पे आ गए, हमारी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में आ गई है। अभी हमारी दोनों मार्केट इक्विलिब्रियम में नहीं है, हमारी गुड्स मार्केट हिल गई है, हमारा गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम हिल गया है, हम आईएस पे नहीं है, अब हम मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम में तो हैं, पर हम अभी गुड्स मार्केट के इक्विलिब्रियम में नहीं है। हम पहले थे दोनों मार्केट के इक्विलिब्रियम में, अब हम सिर्फ मनी मार्केट के इक्विलिब्रियम में। हाँ या ना? यस सर।
अब होगा क्या, अब क्या होगा, सिंस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज, ये अब हम कर रहे हैं ट्रांसमिशन, अब ये होगा ट्रांसमिशन, इस इफेक्ट का ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिशन ऑफ इफेक्ट, इस इफेक्ट का ट्रांसमिशन होगा गुड्स मार्केट में। जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं, जो वहां लिखा हुआ था देखो आपके डायग्राम में, जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं, ध्यान से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए हैं, तो आपके लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे या घटाएंगे? उनको सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है, गुड्स मार्केट में सस्ते रेट पे लोन मिल रहा है, बढ़ाएंगे? हाँ सर। देखो एक चीज दिखाता हूँ, ट्रांसमिशन में क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, ये देखो, मनी मार्केट और बॉन्ड मार्केट से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड होता है, अभी डिसाइड हुआ कि अभी कम हो गया, इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुड्स मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, तो दिस इज व्हाट योर ट्रांसमिशन, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। अब यही ट्रांसमिशन में समझाने जा रहा हूं, यही ट्रांसमिशन में समझाने जा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, इन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो माल बनाना पड़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, हाँ है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, हाँ हाँ सर। इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो लोग पैसे की डिमांड कम करेंगे या ज्यादा करेंगे? सो ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे। नाउ एमडी, बिकॉज क्योंकि एमडी इंक्रीज हो गया तो एमडी बिकम ग्रेटर देन एमएस, मनी डिमांड मनी सप्लाई से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई, पैसे की डिमांड ज्यादा है पैसे की सप्लाई से, पैसे की डिमांड ज्यादा है पैसे की सप्लाई से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बॉन्ड को बेचेंगे या सेल करेंगे? बॉन्ड्स को हम सेल करेंगे, क्योंकि पैसे की चाहिए, हमें पैसे चाहिए, जब हम बॉन्ड्स को सेल करेंगे, हर कोई बॉन्ड को सेल करेगा तो मार्केट में बॉन्ड के प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जब बॉन्ड के प्राइस कम हो जाएंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने लगेगा, बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? और रेट ऑफ हाँ इंटरेस्ट सर। कब तक बढ़ेगा, जब तक जब मनी तक डिमांड इक्विलिब्रियम में ना, मनी सप्लाई से ना इक्वल हो जाए, यस और नो, ध्यान से देखना, ये रहा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ था अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, हाँ या ना? और इस रेट ऑफ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा, ये मेरा नया आउटपुट आ गया और ये नया मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया I1, I1 और Y1 हो गए, एक बार I1 Y1 और Y डैश एक है और ये है E डैश, हाँ है ना? यस, समझ में आ गया? इसको हाँ बोलते सर। हैं एक्सपेंशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो एडी कर्व डिराइव होता है ना बच्चे, उसमें पहले एलएम कर्व को शिफ्टिंग सिखाऊंगा, तभी तो मैं एडी कर्व को डिराइव करूंगा, तो पहले मैंने एलएम कर्व की शिफ्टिंग सिखाई है आपको, एलएम कर्व राइटवर्ड कैसे शिफ्ट होगा, हाँ या ना? ये इक्वेशन आपको नहीं करनी, ये इक्वेशन आपको क्यों नहीं करनी, क्योंकि आपके केस में वो नहीं है, अलजेब्रा नहीं दिया हुआ उसका। ये ईमानदारी से बताओ, सबको समझ में आ गया? हाँ सर, मुझे आ गया सर। अगर ये आ गया तो आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है, मॉनेटरी पॉलिसी का इंक्रीज समझ में आ गया तो अब आपको क्या करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, ठीक है? ये दोनों ये बता दिया मैंने यहां तक। आपको यहां तक आ जाना चाहिए,
है, ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है, ये पढ़ लेना जरूर। अब आप इसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे अपने आप। तो आपको होमवर्क दिया है मैंने, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन मनी सप्लाई ऑन, ये विद द हेल्प ऑफ IS एंड LM। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। अब मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। जो लोग आज अटेंड कर रहे हैं पर उनके रोल नंबर कॉल नहीं होंगे, वो मेरे को अपने, पहले मैं जिनके हो रहे हैं उनको मार्क कर देता हूँ, उनके मैं रोल नंबर नोट डाउन कर लूंगा और उनकी अटेंडेंस में कल मार्क कर दूंगा। डोंट वरी। ठीक है, बताइए। पहले क्रिश दिवाकर।